गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ते हैं क्लास 8 का चैप्टर 1 वास्तविक संख्या। इस संख्या के बारे में हम सब पहले समझेंगे वास्तविक संख्या होता क्या है। वास्तविक संख्या का परिभाषा है वह सभी संख्याएं जिन्हें हम एक संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है, उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे अगर कोई भी संख्या है जिसके बारे में आप जानते हैं वो सभी संख्याएं वास्तविक संख्या के अंतर्गत है। जैसे 2, 5, -5, 0.5, √3, पाई। अब ये संख्याएं यहाँ से कुछ परिमेय आते हैं और कुछ अपरिमेय आते हैं। वास्तविक संख्या में ये दो संख्याओं के मेल से ही बनता है। पहला जो है परिमेय संख्या है और दूसरा है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे p/q मतलब कि अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात किसी संख्या को आप विभाजित कर सकते हैं, कुछ संख्या में बांट सकते हैं। जैसे जहां p और q कोई पूर्णांक होगा और q 0 नहीं होगा, q 0 नहीं होगा। अपरिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। इसके आगे हम समझते हैं और संख्याएं के बारे में। प्रारंभिक संख्याएं जैसे प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या, उसके बाद पूर्णांक। तो प्राकृत संख्या जिसे आप गिनती की संख्या है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं, अर्थात जो गिनती की संख्या अर्थात 1 से स्टार्ट होने वाली संख्या, 1 से स्टार्ट होने 1, 2, 3, 4, ये सब क्या है? प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या के साथ अगर शून्य मिल जाए, प्राकृत संख्या के साथ शून्य मिल जाए वह पूर्ण संख्या कहलाती है। और वे सभी संख्याएं जो धनात्मक और ऋणात्मक हो और शून्य के साथ मिलकर के पूर्णांक बनाती है। धनात्मक ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक बनाती है। और इसके आगे समझते हैं और संख्या के बारे में। मुख्य रूप से ये दोनों संख्याओं को मुख्य रूप से समझते हैं। पहला है अभाज्य संख्या और दूसरा भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जिसके पास दो फैक्टर होते हैं, अर्थात उसका दो गुणनखंड होता है। जैसे 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और यह सम संख्या भी है। 3 जैसे इसका अगर आप इस संख्या फैक्टर के बाद बोले तो यह 1 से घटेगा और 3 से घटेगा। बाकी ऐसा कोई संख्या नहीं है जो 3 को डिविजिबल कर सकता है। जबकि भाज्य संख्या होता है जिसके पास दो से ज्यादा गुणनखंड हो, मतलब कि 4 एक भाज्य संख्या जो 1 से कटती है, 2 से कटती है और 4 से भी विभाजित हो जाती है, अर्थात इसके पास दो से ज्यादा गुणनखंड है। वही संख्या जिसके पास दो से अधिक गुणनखंड हो भाज्य संख्या कहलाती है। इसमें एक ना तो अभाज्य और ना ही भाज्य, यह मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जिसको आप नोट करके लिख सकते हैं। चलिए आगे प्रमेय को पढ़ते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यह एक प्रमेय है, अर्थात यह प्रमेय के माध्यम से समझेंगे कि वे सभी भाज्य संख्याओं को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। इसका डेफिनेशन भी है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों में आने वाले क्रम में बिना अद्वितीय होते हैं। कहने का मतलब कि अगर किसी संख्या को भाज्य संख्या है जैसे 4, उसको आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 4 को आप लिख सकते हैं 2 × 2, दो भी अभाज्य संख्या और दो भी अभाज्य संख्या। अगर इसका क्रम जैसे गुणनखंड के आने वाले क्रम के बिना, अगर क्रम के बिना देखा जाए मतलब कि एक ही क्रम में लिखा जाए, जैसे आप
10 को समझ सकते हैं, इसको होगा 2 होगा, फिर 2 होगा, दो इंटू 5। क्रम के बिना अद्वितीय, अद्वितीय मतलब कि केवल एक। जैसे अगर आप क्रम को रिप्रेजेंट करें, जैसे पहले देव लिखे उसके बाद 5 लिखे, तो यह केवल एक होगा। लेकिन अगर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप 5 इंटू 2, तो ये 2 हो गया। लेकिन अगर आप क्रम को भी यहाँ देख करके लिखे तो अभाज्य संख्या को केवल एक अद्वितीय गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। ये बेसिक थ्योरम है, जिसको आप इसके आगे और समझते हैं। चलिए अभाज्य गुणनखंड समझ गए हैं, तो अभाज्य गुणनखंड को समझ गए तो आप समझते हैं एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है, देखिए जैसे अगर हम एक संख्या ले लेते हैं 12 और एक ले लेते हैं 18, 12 को आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 3। 18 को भी आप लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। एचसीएफ क्या होता है, तो एचसीएफ का आप समझे तो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि वो जितना हाईएस्ट मतलब अधिकतम से अधिकतम कितना संख्या कॉमन हो सकता है उसी को बोलते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ आप देख सकते हैं कि यहाँ जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर करने का मतलब क्या, दोनों में दो, जैसे 2 इसमें भी है 3 भी इसमें भी, तो जो कॉमन है उसी को निकाल करके अगर लिख दे तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ जो कॉमन है उसको निकाल कर लिख दीजिए, पहला 2 है और 3 है, तो 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6, अर्थात 12 और 18 का जो एलसीएम है क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। बाकी एलसीएम आप निकाल सकते हैं, एलसीएम जो भी एलसीएम आया उसको लिख दीजिए, 6 है 6 लिख दीजिए, और जो बचा हुआ फैक्टर है उसको लिख दीजिए, इसका एलसीएम निकल जाएगा। जैसे यहाँ जो कॉमन हो चुका है उसको छोड़ दीजिए, बाकी बचा गया है 2 है, 2 लिख लीजिए, और यहाँ 3 है 3 लिख लीजिए, 6 टू द 12, 12 के जब हो जाएगा 36, यहाँ 36 आ जाएगा। तो यह जो प्रमेय बताता है कि अगर कोई संख्या a है, दूसरी संख्या क्या है b है, तो a और b का एचसीएफ और एलसीएम का गुणा दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होगा, अर्थात यह संख्या एक 12 है और दूसरा 18 है, तो दोनों संख्या गुणनफल बराबर होगा किसके, तो एचसीएफ अर्थात 100 और एलसीएम कितना, तो अगर आप इसको गुणा करके देखें तो दोनों बराबर होगा। जैसे गुणा करके देख लीजिए, 12 96 के 100 हो जाएगा, 12 और 9 21 हो जाएगा, मतलब कि 216, और 36 का 36 गुना 100 करिएगा तो 216। यह प्रमेय सिर्फ यही दर्शाता है कि अगर आप किसी संख्या, दो संख्या है जिसका आप एचसीएफ निकालें और एलसीएम निकालें, तो उन दोनों एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल है दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। यहाँ से आप किसी संख्या का गुणनफल दिया हुआ हो और एलसीएम मतलब देख करके एलसीएम दिया हुआ तो एलसीएम आप निकाल सकते हैं यहाँ से। जैसे आप देख सकते हैं कि अगर किसी संख्या का एलसीएम एलसीएम ऑफ 12 and 20 is equal to 4, then एलसीएम इसको आप इस फार्मूला के सहारे निकाल सकते हैं। जैसे दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है किसके, एचसीएफ गुना एलसीएम, अर्थात अगर आप 12 गुना 20 करें, 12 गुना 20 करें और बराबर कर दीजिए एलसीएम मतलब एचसीएफ मतलब कि 4 और एलसीएम ले लिया तो एलसीएम को एलसीएम निकाल दीजिए। अब यहाँ जो मल्टीप्लाई करेगा तो बटन हो जाएगा, मतलब कि 12 बटन 12 गुना 20 और बटन क्या हो जाएगा 4 तक, इसको काट दीजिए 5 बार में कटेगा, 12 में से जो 60 है इसका क्या हो जाएगा एलसीएम। तो आप इस प्रमेय के सहायता से आसानी से दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं।
कभी कभी कुछ संख्याएं जैसे अपरिमेय संख्या उसको डायरेक्ट रूप से सिद्ध करने के लिए बोल देता है, जैसे 3 के रूट 5 में क्या है अपरिमेय संख्या। तो उसको समझने के लिए हम इसको अपरिमेय संख्या को बढ़िया से समझते हैं। जैसे देखिए वे संख्याएं जिन्हें p बटा के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ये तो आप लोग पहले से जानते हैं कि जो p बटा के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसको अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे उदाहरण में रूट 2, रूट 3, रूट 5 ये सब क्या है तो अपरिमेय संख्या। पाई भी एक अपरिमेय संख्या, लेकिन पाई का मान जैसे 22/7 होता है ये परिमेय संख्या है, क्योंकि आप टी बटा के रूप में लिखा हुआ है। एक कहीं कहीं इसको भी नहीं मानता है तो आप समझ सकते हैं कि पाई क्या है अपरिमेय संख्या। 0.10 एक के बाद 2 जीरो, फिर एक के बाद 3 जीरो, ऐसे ही डॉट 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 फिर आएगा एक के बाद एक जीरो, 4 जीरो, ये भी क्या है तो एक अपरिमेय संख्या, मतलब कि पता ना हो कितना अंक तक जाएगा तो अपरिमेय संख्या। जैसे महत्वपूर्ण परिमेय इसको समझ जाइए, माने p एक अभाज्य संख्या है, यदि p a अक्षर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक। तो मान लीजिए कोई संख्या एक 3 है और दूसरी संख्या ले लेते हैं 100, इस प्रमेय के अनुसार p इसको मान लेते हैं और a मान लेते हैं इसको, अर्थात a स्क्वायर विभाजित है किससे तो p से, मतलब कि a का स्क्वायर मतलब कि 6 का स्क्वायर विभाजित है किससे तो 3 से। तो 6 का स्क्वायर होता है 36 और बटा के देते हैं 3, कटेगा इसमें 12 बार में। तो इस प्रमेय के अनुसार 6 भी 3 से विभाजित होना चाहिए, जैसे आप काट करके देख लीजिए कि 6 अगर 3 से विभाजित करें तो ये भी 6 क्या होगा 2 बार में कटेगा। अर्थात यह प्रमेय एकदम बिल्कुल सत्य है कि a स्क्वायर से ये कोई एक धनात्मक संख्या हो और a स्क्वायर b से विभाजित हो तो a भी b से विभाजित होगी। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। 10 प्रश्न आपको पढ़ना है। पहला है शांत 10 प्रश्न।